वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लायबिलिटी। अभी ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके पहले के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, थर्ड था कैपिटल और ड्राइंग्स। तो लायबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो है लायबिलिटी, ओनली लायबिलिटी। इसमें हम कोई और टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। तो समझ लो कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 3-4 अलग अलग पॉइंट भी, सब पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आखिरी तक ये पॉइंट पूरा पहले आप वीडियो देख ले, तो 90%, 95% आपके कोई डाउट रहेंगे ही नहीं। क्योंकि क्या होगा, मैं आखिर में टोटली रिकैप करवाऊंगा, जो भी करवाया है वो रिकैप करवाऊंगा, जिससे आपके माइंड में एक एक पॉइंट लिंक बैठ जाएगा। तो पूरी वीडियो देखिए, बीच में अटके नहीं, पूरी आखिर से लेके स्टार्ट करो और आखिरी तक आप पहुंचो तो आपको पूरा क्लियर होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे देखी है कि जहां पे उन्होंने बीच में ही डाउट पूछते हैं। इससे क्या होता है कि उनको क्लियर नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले से लेके आखिरी तक वीडियो देखिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट आपके स्क्रीन पे थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, लायबिलिटी का अमाउंट। अभी मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, खाली नाम क्या है, लायबिलिटी की खाली डेफिनेशन, इसमें कोई और कुछ नहीं है। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स स्लैश असेट अमाउंट पेएबल फॉर द बोरोड मनी इज नोन एज अ लायबिलिटी। बच्चों, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। हम बिजनेस है, सपोज मैं बिजनेस हूं, तो बिजनेस ने कहीं किसी से क्रेडिट पे गुड्स लिया है या लोन लिया है, तो उनकी लायबिलिटी बन जाएगी। कब तक? जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो बिजनेस की लायबिलिटी रहेगी। बहुत सिंपल वे में, आप किसी से लोन ले ली, परचेज कर लिया, गुड्स कौन सा परचेज किया, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट परचेज, कैश परचेज हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। आप बोलोगे सर पैसे तो दिए, तो क्यों लायबिलिटी? तो नहीं होगी, वो ध्यान में रखना है। पैसे पे करने कहीं पे भी बाकी हो, आपको सपोज किसी को वेजेस पे करना बाकी है, आपके यहाँ सैलरी, जो पर्सन काम कर रहा है उसकी सैलरी पे करनी बाकी है, तो वो लायबिलिटी में आएगी। अभी आगे पढ़ते हैं। द अमाउंट पेएबल इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में पे करोगे। आप बोलोगे सर 10 दिन के बाद क्रेडिट परचेज जो किया हुआ है वो अमाउंट हम परचेज पेमेंट करेंगे, वो परचेज का, तब तक वो हमारी लायबिलिटी है। लोन ली है, 1 साल तक लोन ली है, आप बोलोगे सर नेक्स्ट ईयर 2020-21 में आप पेमेंट करेंगे, तो आप बोलोगे सर जो है वो आपको समझना है, वो हमारी लायबिलिटी है। सेम वे आप बोलोगे सर आगे चलते हैं, तो आगे जैसे किसी की सैलरी पे करनी बाकी है, किसी का रेंट पे करना बाकी है, तो ये भी लायबिलिटी में कंसीडर होगा। कब तक? जब तक आप उनका पेमेंट नहीं करोगे तब तक। आगे पढ़ते। इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी टिल इट इज नॉट पेड बाय द बिजनेस, जब तक बिजनेस पे नहीं करेगा तब तक उनकी लायबिलिटी रहेगी। अभी ये छोटा सा चार्ट दिख रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा वो हम ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी प्रॉपर कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर वो जो चार्ट है वो किसके रिलेटेड है, तो देखो हमें अभी 2 चीजों पे फोकस करना है। पहला जो है लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अभी ये चार्ट को मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, जब तक मैं एक बार एक एक पॉइंट डिस्कस नहीं करता तब तक। अभी सबसे पहले आपको समझना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, जो दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या? बिजनेस का जो रिलेशन है वो 2 लोगों से साथ इन्वॉल्व होता है। जैसे एक सिंपल वे में मैं समझाता हूं, बिजनेस का जो पॉइंट है वो आपको समझना वैसे है कि जैसे समझ लो बिजनेस का रिलेशन विथ इंटरनल लोग, इंटरनल पर्सन के साथ, और विथ एक्सटर्नल पर्सन के साथ। एक्सटर्नल पर्सन को हम बोलेंगे थर्ड पार्टी। क्या बोलेंगे? थर्ड पार्टी। और इंटरनल लोग के साथ कैसा है? इंटरनल मतलब ओनर के साथ। किसके साथ? ओनर के साथ। क्योंकि अभी कैसे रिलेशन समझना है, तो रिलेशन, बिजनेस का रिलेशन किसके साथ, तो आप बोलोगे सर ओनर के साथ और विथ थर्ड पार्टी। इंटरनल होगा तो वो बोला जाएगा ओनर, एक्सटर्नल बोला जाएगा थर्ड पार्टी। समझ में आ रहा है? एक ही वर्ड को मैं अलग अलग तरीके से बोलने का ट्राई कर रहा हूं, जो आपको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले छोटा सा पढ़ेंगे, बाद में ये चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, तो आपको ये पूरा इजीली क्लियर हो जाएगा। खाली पॉइंट दिखते रहना है। बच्चों पढ़ते हैं सबसे पहले। इन द अकाउंटिंग बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी। पहले लाइन में बहुत सिंपल समझना है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग लोग हैं, कोई एक पर्सन नहीं होता।
बिजनेस एंड ओनर अलग अलग लोग हैं। सिंपल वे में आप समझो कि आपकी शॉप है और आप ओनर हो, तो आप क्या होंगे, आप ओनर हो गए और बिजनेस अलग होंगे, दोनों अलग अलग एंटिटी है, वो ध्यान में रखना। एमसीक्यू क्वेश्चन है, सेपरेट एंटिटी, दोनों लोग अलग अलग है। सेम वे आगे पढ़ते हैं। When the owner of a business providing capital to business, it become a internal liability of business। जब भी ओनर बिजनेस को कैपिटल देता है तो बिजनेस की लायबिलिटी हो जाती है, बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। ओनर को वो पैसे वो ले रहा है कैपिटल, बिजनेस क्या ले रहा है, ओनर से कैपिटल ले रहा है, तो वो क्या होगा, बिजनेस की लायबिलिटी है। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। इट इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। आगे पढ़ते हैं। इन ब्रीफ, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू द ओनर इज इंटरनल लायबिलिटी। ये कौन सी लायबिलिटी हो गई, इंटरनल। इंटरनल लायबिलिटी में एग्जांपल बहुत सिंपल लिखना है, ओनर और बिजनेस दो ही लोग होंगे, तो बिजनेस इंटरनल जब भी बात होगी तो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर क्या होगा, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। आगे पढ़ते हैं। ओनर ऑफ अ बिजनेस प्रोवाइड द कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। ओनर के टुवर्ड्स बिजनेस की लायबिलिटी है। लास्ट में लिखा है इट इज अ इंटरनल लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। एग्जांपल हर एक में लिखने का बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल लिखोगे तो याद रह जाएगा। आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, सपोज बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट 1 लाख रुपीस कैपिटल ऐसे करता है, तो आप बोलोगे सर 1 लाख रुपीस बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर और इट इज कंसिडर एज अ इंटरनल लायबिलिटी। बस बच्चों इतना ही समझना है। आगे पढ़ते हैं। अभी आप बोलोगे सर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आपके माइंड में होने चाहिए बाहर के लोग, बाहर के लोग मतलब थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी उसको लायबिलिटी बोलते हैं या इसको एक्सटर्नल पार्टी भी, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोलते हैं। तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस थर्ड पार्टी फॉर अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, असेट, सर्विस और पेएबल अमाउंट फॉर बोरोड मनी इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। आप बोलोगे सर आप किसी से गुड्स लेते हो, आप किसी से क्रेडिट पे असेट लेते हो, गुड्स क्रेडिट पे लिया, असेट क्रेडिट पे लिया, या अमाउंट किसी से बोरो की, मतलब मैंने लोन ली है तो को बोल सकते हैं। उसके बाद आप बोलोगे सर अमाउंट पे करनी बाकी है, जैसे मैंने बोला सैलरी की अमाउंट पे करनी बाकी है, तो ये सब कुछ क्या कंसीडर होगी, कंसीडर होगी एक्सटर्नल लायबिलिटी। अभी एग्जांपल का दौर शुरू होगा, वो पढ़ना शुरू करो। आपको खाली 2 लाइन ही लिखनी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलेंगे तो आप बोलोगे बहुत सिंपल वे में, अमाउंट पेएबल टू थर्ड पार्टी, किसके पर्पस के लिए, तो आप बोलोगे क्रेडिट परचेज के लिए सर, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट के लिए, आप बोलोगे सर बोरोड मनी के लिए, और एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। ये चीज आपको लिखनी है एक्सटर्नल लायबिलिटी में। अभी एग्जांपल पढ़ते हैं। तो क्या है एग्जांपल, 50,000 आर बोरोड फ्रॉम अ भावना बेन विद द कंडीशन टू रिडीम आफ्टर 1 ईयर। वो लोग बोल रहे हैं कि सर ये जो लायबिलिटी है वो भावना बैंक से हमने लोन ली है, 1 साल के बाद रिडीम मतलब 1 साल के बाद हम आपको वापस पैसा करेंगे, तो ये लोन है। अभी दूसरा एग्जांपल है गुड्स का, तो गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम राम या रमन है, तो रमन, तो वो रमन से हमने गुड्स परचेज किए हैं, वो क्रेडिट पे किए है, उसके बारे में बात हो रही है। आगे चलते हैं। डॉलर मतलब ₹1000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। ये जो एग्जांपल है वो एक्सपेंस का एग्जांपल है कि जैसे समझ लो 1000 आउटस्टैंडिंग है, रेंट पे करना हमारा बाकी है ये मंथ का, तो वो क्या बोला जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये आपकी लायबिलिटी होगी। और लास्ट में एक लिया हुआ है असेट, फर्नीचर ली हुई है, फर्नीचर ऑफ 5000 परचेज ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम देवांग, देवांग से हमने फर्नीचर परचेज किया है लेकिन फर्नीचर का पैसे पेमेंट नहीं किया, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे तब तक वो आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी, तो ये क्या होगा, ऑल दीज ड्यूज आर पेएबल इन फ्यूचर, ऑल दीज आर ऑल थर्ड पार्टी, मतलब बाहर के लोग हैं, सब बाहर के लोग हैं, भावना बहन। उसके बाद आप बोलोगे सर रमन जिससे हमने गुड्स परचेज किए, सेम वे रेंट पे करना है, वो भी थर्ड पार्टी को ही पेमेंट करना है, और फर्नीचर देवांग से लिया हुआ है वो भी हमारी थर्ड पार्टी हुई, तो ये सब लोग क्या है, थर्ड पार्टी एक्सटर्नल लायबिलिटी कंसीडर की जाएगी। इसके एग्जाम्पल आपको 1 बाय 1 लिखना है प्रॉपर तरीके से, लायबिलिटी जितना प्रॉपर लिखोगे आपको इतना इजी रहेगा। बच्चों यहां से समझ लो पूरा प्रॉपर अकाउंट शुरू होना है, लिखने में थियरी लग रहा है लेकिन थियरी इतनी इजी नहीं है, सब्जेक्ट को आप ध्यान से नहीं करोगे तो
ध्यान से समझ लिया, लॉजिक पकड़ लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लायबिलिटी मतलब आपको पेमेंट एक लाइन में समझना है कि सर पेमेंट जिसका नहीं हुआ और हम फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे वो हमारी लायबिलिटी कंसीडर होगी। तो इसके साथ आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अभी जो आपके ये ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ ध्यान से समझो। ग्राफ से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। इसमें दो एरो निकाले गए हैं जिसमें लिखा है बिजनेस लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। रिलेशन के बेस के हिसाब से दो आपके एरो निकल रहे हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल की लायबिलिटी में आपको जो वर्ड आने चाहिए लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर वो कंसीडर होगा इंटरनल लायबिलिटी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में लिखेंगे लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, जिसमें आप लिखोगे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट, एनी अमाउंट पेएबल, और लास्ट में लिखोगे एनी अमाउंट बोरोड। इसके 4 एग्जांपल लिखने हैं तो आपको परफेक्ट तरीके से याद रह जाएगा। ये बोलोगे सर आपने जो डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ये जो बातें हुई इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन के बारे में बात हुई। अभी हम करेंगे कौन से बेस के हिसाब से, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम तो बोलोगे सर कैसे, लायबिलिटी भी 2 टाइप की होती है बच्चों। कैसे, तो आप बोलोगे सर समझ लो एक लायबिलिटी है वो 12 मंथ से कम में है, मैंने किसी से रेंट का पेमेंट करना बाकी है 1 मंथ का, तो ये तो 1 मंथ से मतलब 1 ईयर से कम में है, 1 ईयर में कम से होगी तो आप बोलोगे सर उसको क्या कंसीडर करेंगे, करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देते हो वो करंट लायबिलिटी में कंसीडर होगा। जो 1 साल के बाद में पेमेंट करते हो वो नॉन करंट में कंसीडर होगा, नॉन करंट लायबिलिटी में। फिर से एक बार समझा रहा हूं, जैसे रेंट है जो हम मंथ के हिसाब से पे कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 3 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का मंथ का जो रेंट होता है वो पेमेंट हम एक साथ कर देते हैं। तो जब तक 12 मंथ्स के अंदर अंदर होता है तो वो करंट लायबिलिटी होता है। जैसे हमने किसी से गुड्स परचेज किया है, हम बोलेंगे सर आपको 50 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे, तो 50 दिन तक वो हमारी लायबिलिटी रहेगी और उसका नाम क्या बोलेंगे, तो करंट लायबिलिटी। अभी मैंने समझ रहा हूं, आप बोलो अभी एक और एग्जांपल लेता हूं तो आपको बहुत परफेक्ट समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर भावना बहन से अभी आपने लोन ली थी 1 साल से ज्यादा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 साल से ज्यादा जब भी लेते हो तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाता है। बस यही है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कौन से हिसाब से, टाइम। तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी आगे पढ़ते हैं करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। हम जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करते हैं। अ लायबिलिटी विच इज पेड विद इन द 1 ईयर बाय बिजनेस इज नोन एज अ करंट लायबिलिटी। तो जो आपको क्या बोलना है, लायबिलिटी विच इज पेड विद इन द 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर अंदर जो भी लायबिलिटी पेमेंट हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इज ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कैसी शॉर्ट टर्म, वो लंबे टाइम के लिए नहीं है, छोटी लायबिलिटी है इसलिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलेंगे। जनरली शॉर्ट टर्म लायबिलिटी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इनके नाम दिया हुआ है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, जो रेंट आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया था वो, आर एक्सेट्रा इंक्लूडेड, जिसमें अभी एग्जाम्पल का दौर शुरू होगा जिसमें लिखेंगे एज अबव स्टेटेड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर रमन। रमन से जो गुड्स लिए थे वो क्या होगा, वो आप बोलोगे सर वो शॉर्ट टर्म है जिसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। सेम वे आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉर रेंट, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर आर कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विच इज नोन एज अ करंट लायबिलिटी। क्लियर है ये बच्चों पॉइंट। इससे आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में हम लिखते हैं क्या है, लायबिलिटी विच इज पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा लायबिलिटी, मतलब हमने किसी से लोन लिया है कुछ भी है तो वो लायबिलिटी क्या होगी, 1 ईयर से ज्यादा की ईयर की लोन ली है तो आर कंसिडर एज अ नॉन करंट लायबिलिटी, आर कंसिडर एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी इज अ नोन एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। वो हमारी कैसे कंसिडर होगी, नॉन करंट लायबिलिटी लंबे टाइम के लिए इसलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अभी एग्जांपल का होगी बातें, इन द नॉन करंट लायबिलिटी बैंक लोन, डिबेंचर आर कंसिडर एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो लायबिलिटी 12 महीने से ज्यादा महीने तक चलती है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन करंट लायबिलिटी। वो हमने अभी एग्जांपल में लिखा है अबो मेंशन अमाउंट बोरो फ्रॉम भावना बेन। अभी इसमें एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हैं, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक फॉर 5 इयर्स। कई लोन होती है हाउसिंग लोन जो 5 साल तक चलती है तो वो लायबिलिटी क्या होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी।
समझ में आ रहा है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, अभी हम जो है वो पूरे ग्राफ में कंसिडर करते हैं। तो आप देखो तो ग्राफ में क्या है, द बिजनेस लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो उसमें दो एरो निकले हुए हैं, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के बाजू में लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसके बाद आप लिखोगे लायबिलिटी पेबल विद इन द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर के लेस देन में आप पेमेंट करते हो तो नॉन करंट लायबिलिटी, मोर देन 1 ईयर आर कंसिडर एज अ नॉन करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी पेबल ड्यूरिंग द पीरियड मोर देन 1 ईयर आर कंसिडर एज अ क्या, तो आप बोलोगे नॉन करंट लायबिलिटी। अभी ऊपर आप देखोगे तो ऊपर मैंने और एक पॉइंट रखा हुआ है किसका, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन बेसिस ऑफ, यहाँ पे नीचे जो आ रहा है बेसिस ऑफ टाइम पे आ रहा है, ऊपर जो आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। तो ये हमारा पूरा सम कर लेते हैं। तो पहले आप बोलोगे सर जो ऊपर वाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, जिसमें आपने इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में बोला, जिसमें आप बोलोगे सर उसमें क्या लिखना है, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर आर कंसिडर एज ए इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी इज नोन एज अ एक्सटर्नल पार्टी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे बोलोगे फिर से बेसिस ऑन टाइम, तो टाइम के हिसाब से करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, जो आपको क्लियर हो जाएगा। और लायबिलिटी मतलब आपने जो अमाउंट पे करनी बाकी है वो बाकी है, जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक वो आपकी लायबिलिटी कंसिडर होगी। लायबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिट परचेज, दूसरा क्रेडिट परचेज ऑफ असेट, एनी अमाउंट पेएबल ऑफ एक्सपेंस, जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, सैलरी पे करना बाकी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, बाद में आप बोलोगे सर रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये सारे वर्ड कहां पे आएंगे, तो आप बोलोगे सर ये लायबिलिटी में कंसिडर होंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर लोन लेते हो, लंबे टाइम के लेते हो, तो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। कैपिटल जो है वो ओनर की लायबिलिटी कंसिडर होगी, इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस टुवर्ड्स ओनर की होती है, और बाकी सब एग्जांपल मैंने जो दिए वो कौन से होंगे, तो लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि हमारे बहुत डिटेल में अच्छी तरह ये लायबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार प्रॉपर लिखना तो पड़ेगा। आप नहीं लिखोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, लेकिन लिखोगे तो इससे क्या होगा कि कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो दूसरा कंसेप्ट मेरा कौन सा है, असेट है, जो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। यहां तक ही हम रखते हैं, बहुत लंबा लेक्चर नहीं करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिए नहीं, लाइक करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशनल मिलता है ऐसी वीडियो बनाने का। तो आप लाइक करना भूलना मत। मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 9 में असेट के एक नए कंसेप्ट के साथ। चलो तब तक बाय बाय।